हाँ तो बच्चों, आज आपको व्यवस्थापिका के बारे में बताते हैं। ये तो आपको पता है ही कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका जो कानून को बनाती है, दूसरी कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और तीसरी न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है। तीनों ही जो अंग हैं वह महत्वपूर्ण हैं। किसी एक के अभाव में शासन का संचालन संभव नहीं हो पाता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वह व्यवस्थापिका है। वह संस्था जो विधि का निर्माण करती है या विधि में संशोधन करती है वह व्यवस्थापिका कहलाती है। यह जो व्यवस्थापिका जो संस्था है, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में इसे संसद कहा जाता है। चीन में इसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। जापान में इसे डाइट कहा जाता है। हो सकता है और जो देश हैं वो अपने अपने हिसाब से इसको नाम दे सकते हैं, मगर जनरली राजनीतिक विज्ञान की जो शब्दावली है इसमें वह संस्था जो कानून को बनाती है उसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। अब अगर व्यवस्थापिका का संगठन देखा जाए तो इसको दो हिसाब से इसको देख सकते हैं। एक सदनात्मक और दूसरा द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक का मतलब यह है कि उस देश में केवल एक ही सदन होगा, वहां 2 सदन नहीं होंगे। वर्तमान समय में जो चाइना है वह इसका दी बेस्ट उदाहरण है। चाइना में एक ही सदन है और वह व्यवस्थापिका जहां 2 सदन पाए जाते हैं उसे द्विसदनात्मक कहा जाता है। तो वर्तमान समय में जो डेमोक्रेटिक जो स्टेट है, सभी अधिकांश राष्ट्रों में, भले इंडिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या और देश, तो सभी में द्विसदनात्मक की जो व्यवस्थापिका है वह पाई जाती है। अब ये दोनों जो सदन हैं इनके कुछ गुण दोष भी होते हैं। जैसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि जब कोई आपात स्थिति हो गई, संकट का समय उत्पन्न हो गया और तो तत्काल भाव से कानून की आवश्यकता होती है, तो एक सत्तात्मक व्यवस्थापिका रहेगी तो हाथ के हाथ वो कानून बन जाएगा। संकट के ऊपर संकट का निराकरण किया जा सकता है। दूसरा यह है कि यह है एक कम खर्चीली है, क्योंकि एक सदन रहेगा तो उसके जो संसद सदस्य हैं, एमपी वगैरह हैं, जो उसके सदस्य हैं, उनको एक ही हिसाब से खर्चा किया जाएगा। क्योंकि एक ही सदन रहेगा तो एक ही सदन के ऊपर खर्चा होगा। दूसरी अगर सदन रहेगी तो वहां दूसरे सदस्यों के ऊपर भी खर्चा किया जाएगा। तीसरी यह है कि इसमें जो माइनॉरिटी जो है, हो सकता है कि उनकी अनदेखी की जाए। तो यहाँ जो एक सदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसके कुछ गुण होते हैं, मगर इसकी जो सबसे बड़ी आलोचना ये की जाती है कि कानून कोई हास्य खेल नहीं है।
कानून का निर्माण यकायक नहीं किया जा सकता। कानून को बनाने के लिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए, जिसमें क्या है कि लंबे विचार विमर्श के बाद में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से कानून बनाया जाए। मगर यहाँ इसका दूसरा यह है कि एक संरचनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसमें जो माइनॉरिटी जो लोग होते हैं उनके हितों की देखभाल नहीं की जा सकती, देखभाल नहीं होती है, क्योंकि माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, उनकी संख्या इतनी नहीं होती है कि वो अपने बल के ऊपर सदस्य को चुनकर भेजे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बहुमत की तानाशाही होती है। माइनॉरिटी जो होते हैं उनकी हितों की अवहेलना प्राय देखी जाती है। चाइना में देख लीजिए, वहाँ के जो मुस्लिम जो लोग हैं उनको कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। अब यहाँ जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है इसके काफ़ी फायदे हैं। जैसे कानून बनाने के लिए भी, जैसे मैं बता रहा था कि एक अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए। एक सदन कानून बना देता है, हो सकता है उस सदन में कोई कमी छोड़ दी हो, या उस सदन विशेष में एक राजनीतिक दल का विशेष का बहुमत है, हो सकता है कि वो माइनॉरिटी के विरोधी हो, तो वहाँ दूसरा सदन उसे कानून का पोस्टमार्टम करता है, देखता है उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, वो उजागर करते हैं, और वहाँ फिर दूसरे सदन को अवगत कराया जाता है कि आपने जो कानून बनाया इसमें ये खामियां हैं। तो इसलिए क्या है कि एक सदन, दो सदन रहेंगे तो एक सदन की तानाशाही मनमानी नहीं रहेगी। अमेरिका का जब संविधान बन रहा था तो सबसे पहले अमेरिका ऐसा एक राष्ट्र था जिसने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया। जब फिलाडेल्फिया में अमेरिका का संविधान बन रहा था तो वहाँ के एक जो सदस्य थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, वो किसी कारणवश आउट ऑफ अमेरिका थे। जब वो अमेरिका वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की संविधान सभा ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो वह अनहैप्पी हुआ, और सुबह सुबह जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में अमेरिका ने स्वाधीनता हासिल की थी, वह अमेरिका के जो भावी राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनके घर गए। तो बैठ गए पार्क में घर के सामने। तो बातों ही बातों में उस मेंबर ने वाशिंगटन से पूछा कि आपने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्णय क्यों लिया है, जबकि मतलब एक ही सदन के पक्ष में है। तो वहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप चाय पीजिए। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने उनको चाय ऑफर किया, और वो है जो सदस्य थे वो चाय को प्लेट में डाल के क्या थे कि पी रहे थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने पूछा कि भाई साहब, आप ये चाय को प्लेट में डाल के क्यों पी रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इस चाय को ठंडी करके पी रहा हूँ। उसी समय जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि हम भी कानूनी रूपी चाय को सीनेट रूपी प्लेट में ठंडी करके पिएंगे। तो वहाँ फिर वो सदस्य उससे संतुष्ट हो गया था। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के फायदे ज़्यादा हैं। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश तो जो राष्ट्र हैं उन्होंने द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है को अपनाने का फैसला किया है। भले वो जैसे अमेरिका में देखो सीनेट और प्रतिनिधि सभा है, इंग्लैंड में देखो लोकसभा और लोकसदन है, इंडिया में देखो तो आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, और भी हो सकते हैं। मगर इसके विपक्ष में एक हैमिल्टन था। हैमिल्टन एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में था। तो उन्होंने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है इसकी निंदा करते हुए उसकी तुलना एक ऐसे गाड़ी से की है जिसके दोनों तरफ घोड़े जुते हुए हों। एक घोड़ा उधर खींच रहा है, एक घोड़ा इधर खींच रहा है। यानी उनका कहने का मतलब है कि यहाँ खींचतान होगी, यहाँ भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा, यहाँ त्वरित कानून अगर बनाने की आवश्यकता होती है
तो वह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक सदन कानून को बनाएगा, वो पास करेगा, दूसरे सदन के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष के पास जाएगा। तो हैमिल्टन इसका आलोचक था, जॉर्ज वाशिंगटन इसके समर्थक थे। और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के काफ़ी फायदे हैं। इसी फायदे के कारण विश्व के जो जिम्मेदार जो राष्ट्र हैं उन्होंने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाने का फैसला लिया है। आज इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।